एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुवा। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गुरुवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है उत्तर वैदिक काल के आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था, क्या करते थे भाई वो, पशुपालन, कृषि या फिर बिजनेस, एनी अदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, आर्थिक जीवन ऋग्वैदिक काल के नहीं उत्तर वैदिक काल के आर्यों का आर्थिक जीवन। आर्य तो वही है, बस काल पीरियड है वो बदल गया है। सभ्यता संस्कृति वही है, बस उसका विभाजन हो गया दो कालक्रम में। सभ्यता वही वैदिक संस्कृति वैदिक सभ्यता है। अब देखो, ऋग्वेद के जो 1, 4 और 10 वे मंडल में ऋग्वेद का जो पहला, चौथा और 10वां मंडल है, ऋग्वेद हमने डिटेल से पढ़ा था, तो उसमें मैंने 10 मंडल बताए थे ऋग्वेद के अंदर। तो पहला, चौथा और 10वां जो मंडल है उसमें कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है, कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। इससे तात्पर्य है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को कृषि के बारे में जानकारी थी। मतलब कि जो पहले जो ऋग्वेदिक काल था, उस ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद के 10वें मंडल के ऋग्वेद का जो 10 मंडल है उसमें पहले, चौथे और 10वें मंडल से है वो ऋग्वेद जो कृषि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि आर्यों को है वो कृषि का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को कृषि के बारे में जानकारी थी। अब देखो, पूर्व वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में भी लोग कृषि करते थे, लेकिन उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। सबसे पहले वो लोग पशुपालन करते थे, वो भी गायों का। गाय उनकी जो विनियमन का माध्यम थी, खरीदना बेचना करते थे। देन उसके बाद कृषि का महत्व था। सबसे पहले पशुपालन ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। उत्तर वैदिक काल में अब है वो कृषि को ज्यादा करेंगे और पशुपालन भी करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। सबसे पहले आएगा इसमें कृषि का स्थायित्व हो जाएगा। अब देखो, पूर्व वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। मैंने बताया ना आपको पहले, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन पर आधारित थी उनकी अर्थव्यवस्था। पशुओं में सर्वाधिक महत्व किसका था भाई, गाय का, एवं उसके बाद में घोड़े का था। सबसे ज्यादा जो ऋग्वैदिक काल में गाय का उल्लेख मिलता है, देन उसके बाद घोड़े का महत्व था। अब देखो, गायों के लिए युद्ध होते रहते थे तथा गाय विनियमन का माध्यम थी, खरीदना बेचना। और जो मैंने पढ़ाया था आपको 8 प्रकार के विवाह, उसमें एक प्रकार का विवाह था जिसमें लड़की का पिता है वो गायों को लेने के चक्कर में अपनी लड़की को बेच देता है और पुरोहित के बेटे के साथ विवाह करता है। ऐसा गायों को लेने के लिए अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। ऐसा कल पढ़ाया था मैंने 8 विवाह में, 8 प्रकार के विवाह। अब देखो, उत्तर वैदिक काल में जनपदों का विकास होने लगा तथा जिसके कारण समाज का ढांचा है वो समाप्त होने लगा। अब उत्तर वैदिक काल में पहले जन थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो 2 या 2 से जो अधिक जन मिलके जनपदों का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक जनपद मिलके वो जनपदों का निर्माण करते हैं। पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, दो जनपद मिलाकर हमने जन मिलाकर जनपद बनाए थे। उत्तर वैदिक काल में है वो जनपदों का विकास होने लगा, जिसके कारण समाज का ढांचा है वो परिवर्तित हो गया। पहले कबीलाई समाज था, फिर धीरे धीरे उसमें विभाजन होने लगा कबीलाई समाज में। अब देखो, साथ ही उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया, जिससे भूमि को और अधिक गहराई तक जोतने में मदद मिलने लगी। अब देखो, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ भाई, कि जो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग है, मैंने बताया था कि लोहे का प्रयोग व्यापक स्तर पर होगा यहाँ पर। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे उनको लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग है वो होने लगा, जिससे भूमि को और अधिक गहराई तक जोतने में मदद मिली। अब जो उत्तर प्रदेश है उसका एंटा जिला है, अंतरजी खेड़ा एक स्थान है, वहां से लोहे का हल मिला है। 1961 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा वो खोजा गया था। तो मतलब कि अब लोहे का हल मिल गया है, तो वही उससे है वो जो भूमि है उसको और अधिक जोतने में है वो खुदाई करने में मदद मिलेगी, इससे कि कृषि का विकास होगा। इसके अलावा लोहे
लोहे की कुल्हाड़ी के माध्यम से, लोहे की कुल्हाड़ी के माध्यम से जंगलों को काटकर जलाकर फिर उस पर कृषि करने लगे ये लोग, लोहे की जानकारी इनको हो गई। तैत्तिरीय उपनिषद में, अब देखो तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न ही ब्रह्म का उल्लेख मिलता है, जो तत्कालीन समाज में कृषि के महत्व को इंगित करता है। तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो अन्न है, अनाज है, वो ही ब्रह्म है। ये क्या बता रहा है कि जो तत्कालीन समाज में कृषि के महत्व की ओर इशारा करता है या इंगित करता है। इसी प्रकार राजा जनक द्वारा, मैंने कल बताया था ना कि राजा जनक है वो खुद हल पकड़कर कृषि करने का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार जो राजा जनक है उनके द्वारा है वो कृषि करने का उल्लेख मिलता है। तो देखो राजा है वो कृषि का कार्य कर रहा है, तो ओबियसली प्रजा भी करेगी, मोटिवेशन मिलेगा कितना बड़ा जो राजा कर रहा है, मतलब कि कृषि का महत्व यहाँ ज्यादा था, कृषि का महत्व यहाँ पर ज्यादा था उत्तर वैदिक काल में। अब देखो जो अथर्ववेद है हमारा, उसमें भारत के पहले कृषि इंजीनियर पृथुवेन्ने का उल्लेख मिलता है, क्योंकि इनके द्वारा लोहे के हल का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? पृथुवेन्ने के द्वारा। और ये उल्लेख है या ये जो जानकारी है हमें वो अथर्ववेद से मिलती है कि भारत के पहले कृषि इंजीनियर कौन थे, तो वो थे पृथुवेन्ने। उन्होंने लोहे के जो हल है वो बनाया था, लोहे का हल। और एक लोहे का हल हमें मिला कहाँ से है? वो मिला है हमें यूपी के एंटा जिले के अंतरखेड़ा नामक स्थान से अलेक्जेंडर कनिंघम को 1961 में मिला था। अब देखो अथर्ववेद है, इसमें सूखे, अतिवर्षा, कीटों से फसलों की सुरक्षा के मंत्रों का वर्णन मिलता है। मैंने बताया था कि जो अथर्ववेद है वो लौकिक वेद है, मतलब कि इस लोक से संबंधित है और वेद त्रय के अंतर्गत नहीं है, मतलब वेद त्रय के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसकी जो विषय वस्तु है वो जो इसी लोक से संबंधित है, जैसे तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना और फसलों को और जो कीटों से बचाने के उपाय है वो आदि इसमें मिलते हैं। अथर्ववेद में पहली बार नहरों की चर्चा मिलती है। नहरों की चर्चा मिलती है किस वेद में? अथर्ववेद में, जिसे कुल्य कहा गया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो वाजसनेयी जो संहिता है उसमें 4, 6, 8, 12 और 24, 4, 6, 8, 12, 24 बैलों द्वारा हल के माध्यम से गहन जुताई के प्रमाण मिलते हैं। वाजसनेयी संहिता है उसमें 4, 6, 8, 12, 24 बैलों द्वारा है को जोड़कर आपस में और फिर है वो जुताई के, खेत की जुताई के, हल के द्वारा खेत की जुताई के प्रमाण मिलते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो शतपथ जो ब्राह्मण है उसमें 4 प्रमुख शब्दों, शतपथ ब्राह्मण है वो उसमें 4 शब्दों, जैसे जुताई के लिए वपंत शब्द का इस्तेमाल हुआ है और बुआई के लिए कृषंत का इस्तेमाल हुआ है और कटाई को लुनत कहा गया है और मडाई को मरणत कहा गया है। मतलब कि शतपथ जो ब्राह्मण है उसमें कृषि के लिए जो शब्द होते हैं बुआई, जुताई, तो उनके लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये हमारी भाषा में है, जुताई हम हमारी भाषा में कहते हैं वपंत, इसके लिए वपंत इस्तेमाल हुआ, बुआई के लिए कृषंत, कटाई के लिए लुनत और मडाई के लिए मरणत, जो ये शब्द है वो इस्तेमाल हुए हैं। तैत्तिरीय संहिता में वर्ष में 2 बार फसल उगाने का उल्लेख मिलता है। ये तैत्तिरीय संहिता है, इसमें वर्ष में 2 बार फसल उगाने का उल्लेख मिलता है। वर्ष में 2 बार फसल उगाते थे। पूर्व वैदिक काल में क्या था भाई? पूर्व वैदिक काल में था कि भूमि दान के उदाहरण प्राप्त नहीं होते, तो ऐसा माना जाता है कि भूमि निजी स्वामित्व की शुरुआत नहीं हुई। जो हमारा पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल है उसमें भूमि दान का उदाहरण नहीं मिलता है। भूमि दान आप समझ रहे हो कि भूमि को दान करना, किसी को बेचना, उदाहरण प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा माना जाता है कि भूमि निजी स्वामित्व है, उसकी शुरुआत नहीं हुई थी। भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष की जो अपना हक होता है उसकी शुरुआत नहीं हुई थी निजी स्वामित्व की। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जो उत्तर वैदिक काल में निजी स्वामित्व का प्रारंभ हो चुका था, मतलब भूमि दान है वो लोग करने लगे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय या जो वैश्य लोग थे वो अपनी जो भूमि है वो जो
उच्च वर्ग था अपना ब्राह्मण वर्ग, इसको फिर भूमि दान है वो भी करते थे। राजा प्रसन्न होकर अपनी जो भूमियां हैं वो जो ब्राह्मण लोगों को है वो दान में कर देते थे। अब देखो निजी स्वामित्व इसमें प्रारंभ हो जाता है। पहले है वो भूमि पर क्या था कि भूमि पर है वो सिर्फ राजा का अधिकार होता था, सारी भूमि पर राजा का अधिकार होता था, और वो है वो जो जनता है उनसे खेती करवाते थे, और जो कर है वो लेते थे। कर जो टैक्स है वो जनता को देना पड़ता था। जनता ही मेहनत करती थी लेकिन कर भी उन्हीं को देना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे है वो मतलब कि जो जनता में है वो भूमि वो डिवाइड होने लगी, भूमि का जो स्वामित्व है निजीकरण है वो प्रारंभ हो चुका था। अब देखो पूर्व वैदिक काल की प्रमुख फसलें कौन सी थी। पूर्व वैदिक काल की प्रमुख फसलें देखो जो थी मैंने जो पढ़ाया भी था उस पूर्व वैदिक काल जब हमने डिस्कस किया तथा अनाज के लिए धान्य शब्द का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल की कोई प्रमुख फसल पूछे तो वो थी जौ, और जो अनाज का ढेर होता था उसके लिए धान्य शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। अब देखो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसलें गेहूं को गोधूम, गेहूं के लिए गोधूम शब्द, और चावल के लिए ब्रीही अथवा तंदूल, चावल के लिए ब्रीही अथवा तंदूल। धान को साली कहते थे, सरसों को सारी शाका, और जौ को यव तथा जंगली गन्ना इक्षर, इसके लिए जंगली गन्ने के लिए इक्षर, मूंग या उड़द के लिए मासक का उल्लेख मिलता है। तो देखो उत्तर वैदिक काल में ये जो फसलें थी इनके अलग अलग नाम थे। अब देखो यूपी का उत्तर प्रदेश का जो एंटा जिला है वहाँ पे अंतिरंजी खेड़ा है, मैंने बताया था ना यहाँ पे लोहे का हल मिला है 1961 में। तो गेहूं चावल जौ के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर गेहूं जौ चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अब जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है वहाँ पे हस्तिनापुर से क्या मिला है, मेरठ के हस्तिनापुर से मिला है चावल और जंगली गन्ना, बड़ा बड़ा गन्ना होता है जंगली गन्ना। उत्तर वैदिक काल में दो प्रकार की फसलें थी भाई, उत्तर वैदिक काल में दो प्रकार की फसलें थी, एक तो कष्टिपच्या और एक अकष्टिपच्या। कष्टिपच्या क्या होती थी, जो प्राकृतिक फसलें होती है नहीं जो कृत्रिम फसलें होती हैं वो होती है ऐसी फसलें जो खेत में जुताई के बाद हमें प्राप्त होती है, अर्थात ये थी कृत्रिम फसलें। कष्टिपच्या यानी कि कृत्रिम, ऐसे याद रखो, कष्टि मतलब कृत्रिम फसल है जो हमें जुताई के बाद प्राप्त होती है। और एक अकष्टिपच्या क्या होती है, जो प्राकृतिक रूप से जंगलों आदि से प्राप्त हो जाती है। अकष्टिपच्या वो होती है जो जंगलों से सीधे प्राप्त हो जाती है। जैसे राजस्थान में हमें फसलें जो अपनी ये खिचड़ी के लगता ना सांगरी, ये भी मतलब खाद्य पदार्थ है, ये क्या है प्राकृतिक है। एक हम जो उत्पादित करते हैं जो सब्जियां, और एक जो हमें सीधे डायरेक्ट प्रकृति से मिल जाती है। उसी प्रकार है वो जंगलों में जो जंगली है वो गन्ने होते थे वो है वो सीधे प्रकृति से हमें प्राप्त हो जाते थे इनको। तो ये लोग फिर दो भागों में बांट दिया कृषि जो फसल थी उनको, एक तो जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है और दूसरी जो मानव है वो उनका उत्पादन करता है। अब देखो सिंचाई के प्रमुख साधन बात करूं मैं यहाँ पर, तो स्वयं यज्जा किसको कहते थे, जो वर्षा का जल तथा नदी थी, वर्षा का जल और नदी के लिए, और खनितमा ये जो कुआं तालाब नहरें होती थी है वो प्रचलित थी। सिंचाई के प्रमुख साधनों में नहरें कुएं और तालाब ये प्रचलित थी। अथर्ववेद में सबसे पहले में नहर का वर्णन मिलता है और नहर को कुल्या कहा गया। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।